हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समीकरण थे उनके बारे में हमने चर्चा किया था और आज की इस वीडियो को हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इन सब क्वेश्चन को लगाया था जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारे प्रश्नों को जो है आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये भी प्रश्न जो हैं वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों को जो भाषा वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे। आपको दिखा दे रहा हूँ ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। और पिछली वीडियो में मैंने जो समीकरण थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उस पर हमने चर्चा किया था। तो वो जो होता है वो लॉन्ग में आता है। ये मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे प्रश्नों को भी देख लेना है। तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो चलिए सीधे हम एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ईजी टू हार्ड चलेंगे, यानी पहले हम सरल क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम हार्ड तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से बढ़ते हैं। पहले प्रश्न के बाद धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। तो जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों को इसको अच्छे से डन कर लेना है। यहाँ से जो है लॉन्ग में भी प्रश्न आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इसके इम्पोर्टेंट वाले उनको तो बोर्ड एग्जाम से पहले लगा कर जाना ही जाना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य क्या है और कलम का मूल्य क्या है। तो इसको कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, तो क्या कर लिया हमने, मान लिया। पहले हम मान लेते हैं, क्या किया, माना कि जो पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल आपको ऐसे ही भाषा लिखना है, पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य आपको मान लेना है x रुपया है, x रुपया है, ठीक है। और आपको मान लेना है जो कलम का मूल्य है, कलम का मूल्य वो आपको क्या कर लेना है, y मान लेना है। ऐसे लिखना है y रुपया है, इसको भी पहले लिख सकते हैं, ये क्या है, y रुपया है। तो जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैथ की भाषा में इसको मान लिया, पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया, x रुपया, और कलम का मूल्य क्या मान लिया, y रुपया। तो अब देखते हैं प्रथम शर्त क्या कह रही है। तो आपको इसे भाषा लिखना है प्रथम शर्तानुसार, यानी आपको ऐसा ही करना है। इन सारे क्वेश्चन को जो भाषा वाले सवाल हैं उनको ऐसे ही करना है। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है आपको समझना है, क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाएगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। तो हमने पेंसिल को माना है x रुपया और कलम को माना है y रुपया। तो कह रहा है 5 पेंसिल यानी 5, और पेंसिल को माना है x तो 5x, और 7 कलम यानी 7y का जो मूल्य है वो कितना है, 50 है। यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 50 है। ये हो गई मेरी समीकरण पहला। आपको ऐसे समझना है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो हमने पेंसिल को मान लिया x, पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया, कलम का मूल्य हमने y मान लिया। तो ये हो गया 5x धन 7y बराबर 50। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय लिखना है आपको, द्वितीय शर्तानुसार। आपको ऐसे ही सवाल करना है। मैं पहला आपको अच्छे समझा रहा हूँ, दूसरा मैं डायरेक्ट ऐसे ही करूँगा। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है, देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। यानी 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है वो कितना है, 46 रुपया। ये समीकरण 2 आ गया हमारा। तो बस हमसे कह रहा है कि पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में आपको क्या कर देना है, विलोपन विधि लगा देना है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप विलोपन विधि कैसे लगती है, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। तो विलोपन विधि में होता क्या है, 2 चर हैं x और y, किसी एक को हमको गायब करना रहता है। और इसके लिए शर्त क्या होती है कि
एक x चर है, एक y चर है। इन दोनों चरों मतलब किसी एक चर की जो वैल्यू है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 5x है तो यहाँ पर भी 5x होना चाहिए। यहाँ पे 7y है तो यहाँ भी ये 7y हो 5y हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है 7x धन 5y बराबर कितना, 46। तो बस अब इनको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जो विलोपन विधि होती है वो ये कहती है कि किन्हीं दो चरों में से एक चर की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इस समीकरण में 7 से गुणा कर दें और इस समीकरण में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा एक चर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि विलोपन विधि जो होती है वो कैसे कार्य करती है। तो विलोपन विधि के लिए सबसे जरूरी क्या है कि किसी एक चर की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो लिखते हैं भाषा कि समीकरण, हमने पिछले वीडियो में विलोपन विधि बताया है, अगर आप नहीं जानते तो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, गुणा करके सरल करने पर, सरल करने पर तो हमारा समीकरण बन गया है। अब इसमें विलोपन विधि लगा देनी है। इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम 5 से। क्यों, हमें एक चर को बराबर करना। जब एक चर की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तभी विलोपन विधि लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35x हो गया, ये होगा 7 × 7 = 49y और ये हो गया 7 × 5 = 35 यानी 350 हो गया। इसमें भी कर रहे हैं तो 5 × 7 = 35x हो गया मेरा, और ये होगा 25y हो गया। और ये कितना हो गया, 5 × 6 = 30, हासिल आया 3, 5 × 4 = 20 और 3 कितना हो गया मेरा, 23 हो गया। तो अब क्या करना है, देख लीजिए मेरा एक चर बराबर हो गया। जब एक चर बराबर हो जाए तभी ही विलोपन विधि लगती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटाने पर होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर जिसको आपको गायब करना हो उसके अगर उसमें अगर प्लस साइन हो, जिसको आपको गायब करना हो, मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या गायब करना है, 35x ही तो गायब होगा। जिसकी वैल्यू समान होती है वही गायब होता है। देखिए ये बराबर है तो यही गायब होगा, ये नहीं गायब होगा। अगर इसको गायब करना होता तो इसमें क्या करते, हम 7 से गुणा करते, इसमें हम 5 से गुणा करते। ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, मैं सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर आपको प्लस गायब करना होता तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। यानी ये प्लस है ना, तो क्या करेंगे, हम घटाने पर करेंगे, घटाने पर। सिंपल सी बात है, अगर 35x और 35x को गायब करना है तो उसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर प्लस होगा तो घटाने पर होगा, माइनस होगा तो भी घटाने पर होगा। अगर गायब करना हो चर को, उसमें साइन कौन सा हो, इसे मान लीजिए हमें 7x और 7x ये प्लस है, इसको गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बता दिया। तो क्या हो जाएगा, घटाने पर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 49 में से 25 घटा दीजिए, ये 4 बचा और ये कितना बचा, 2 बचा। तो 24y हो गया बराबर, ये कितना बचा, 5 में से 3 का 2 बचा, ये हो गया 120। तो 24y बराबर कितना हो गया, 120। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/24। ये कितना हो जाएगा, बस इसको आपको क्या कर लेना है, गुणा। ये कितना हो गया मेरा, 24 हो गया। तो इसको काट लीजिए, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 20, 5 × 10 = 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 1 में डाल देंगे तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखना y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इस वाले समीकरण में आपको रखना है, इसमें नहीं रखना है। आप इसमें भी रख सकते, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें ही हमको रखना है। तो y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। ऐसे ही सवालों को लगाना। तो समीकरण 1 क्या है, 5x है और प्लस का 7y है, बराबर कितना है, 50 है। इसमें y की वैल्यू रख दीजिए तो 5x हो जाएगा प्लस 7 × y की वैल्यू 5 हो जाएगी, बराबर कितना, 50। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए 5x बराबर ये कितना हो गया, 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो विलोपन विधि ही आपको समझना है, विलोपन विधि से ही लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 5x बराबर ये कितना है, 50 है, ये प्लस 35 है तो इधर आएगा -35 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो भाषा है, जो भाषा वाले सवाल है, उनको पहले समीकरण बना लेना है और फिर उनको विलोपन विधि से सॉल्व कर देना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण बना दे रहा हूँ, बाकी सवाल को आपको ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बस इसमें क्या है, जैसे हमने इसमें हमको समीकरण मिलता था उसको हल करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, आपको समीकरण जो है वो बनाना पड़ेगा
समीकरण क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और फिर इसको हल करना पड़ेगा। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चलिए हम लंबाई को कुछ मान लेते हैं और फिर चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाग की जो है विमाएँ ज्ञात करिए। यानी एक आयताकार बाग है, पहले समझ लेते हैं। ये एक मान लीजिए ये आयत है, ये क्या है, मेरी आयत है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस सवाल को समझ लेना है। ये मेरा क्या बन गया, आयत बन गया। तो जो पहले मान लेते हैं, ये आयत की क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई। अभी हम शर्त नहीं पढ़ते हैं, पहले मान लेते हैं मैथ की भाषा में, तभी हमारा समीकरण बनेगा। जब तक हम मानेंगे नहीं, समीकरण नहीं बनेगा। आयत की लंबाई हमने x मान ली और हमने जो है आयत की चौड़ाई, आपको पूरा लिख देना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कितनी है, y है। अब लिखते हैं शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। हमको बस क्या करना है, भाषा वाले सवाल से सिर्फ समीकरण बना लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए, शर्त क्या कह रहा है कि जो मतलब आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी लंबाई यानी जो x है, चौड़ाई यानी y से कितना, 4 ज़्यादा है। ये समीकरण कह रहा है। समीकरण ये कह रहा है कि जो लंबाई है यानी x जिसको हमने माना है, चौड़ाई यानी y से 4 ज़्यादा है, यानी 4 ज़्यादा है ये चीज़। तो अगर हम ऐसे करें तो x ऋण y बराबर कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट होगा कि नहीं। तो हमें और दिया है कि जो आयत का जो परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो लिख लीजिए, एंड दिया है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप वो कितना दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो अगर हम यहाँ से इसलिए परिमाप निकाल लें तो कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा। जब अर्ध परिमाप 36 है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई होता है। ये होता है फार्मूला किसका, आयत के परिमाप का फार्मूला ये होता है, बराबर 72। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने क्या माना है, y माना है, बराबर कितना, 72। तो एक समीकरण तो हमारा यहाँ से मिल गया और एक समीकरण हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो 2x धन 2y बराबर कितना, 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए हमारा एक समीकरण बन गया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया और यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। अब इसको हल करना है तो आपको किसी एक चर को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो एक चर बराबर कब हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी अगर हम 2x करना चाहें तो क्या कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे और हमारा बिल्कुल अच्छे से वही विलोपन विधि लग जाएगी। तो भाषा लिखना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके हल करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके हल करने पर तो बस क्या है सिस्टम, आपको बस समझना है, आपको विलोपन विधि आनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस आपको शर्तें क्या, विलोपन विधि आनी चाहिए। हमने क्यों इस चर को 2 से गुणा किया, क्योंकि विलोपन विधि तभी लगती है जब 2 चर में से कोई एक चर की वैल्यू जो है आपस में बराबर हो। मतलब अगर ये यहाँ पे मान लीजिए 10x है तो यहाँ भी 10x होना चाहिए, यहाँ पे अगर 10y है तो यहाँ पर भी 10y होना चाहिए। ये विलोपन विधि का मतलब होता है कि एक चर तभी गायब होगा। विलोपन विधि में क्या होता है, 2 चर होते हैं, आपको एक को गायब करना होता है। एक तभी गायब होगा जब 2 चर में से किसी एक चर की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो। इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। तो क्या होगा, ये हो गया 2x ऋण 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और ये क्या है, 2x धन 2y बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x को गायब करना चाहेंगे, यहाँ पर दोनों मतलब x भी गायब हो सकता है, y भी। क्यों, क्योंकि दोनों लोगों की वैल्यू समान है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप y को गायब करना चाहेंगे तो y कैसे गायब होगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस है, यहाँ पे चिन्ह क्या प्लस है। तो जब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो y गायब होगा। लेकिन अगर आप x, आपको नियम ये होता है 2 चर में से किसी एक चर को गायब करना होता है। तो यहाँ पर दोनों चर की वैल्यू क्या है, समान है। तो आप x को भी गायब कर सकते हैं, y को भी गायब कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप y को गायब करना चाहते हैं तो आपको साइन देखना पड़ेगा, इसमें क्या है माइनस, इसमें क्या है प्लस। तो माइनस और प्लस तभी गायब होता है जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अगर हम y को गायब करना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे लिखना है जोड़ने
पर, और हम x को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन हमको किसी एक को ही गायब करना है। x को अगर गायब करेंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस सिग्नेचर है, तो क्या कर देंगे, घटाने पर कर देंगे। बात वही है, किसी एक चर को आपको गायब करना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पर कर रहे हैं ना, चलिए जोड़ दीजिए। तो माइनस है, प्लस कैंसिल हो जाता है, पता है। 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 72, 4 और 72 कितना होगा, 76 हो गया। 76 हो गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 76 यानी बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 4 एकन 4, कितना बचा, 3 हो गया, 36, 4 9 36। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में डाल देना। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, वहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आपको डाल देना और आंसर आपका जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। जब समीकरण बन जाएगा तो बस आपको क्या करना है, विलोपन विधि लगा देना है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से तो सवाल आता ही आता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम जैकब की आयु को मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु को मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि जब मानेंगे, क्यों मान रहे हैं, समीकरण बनाने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना जैकब की आयु। चलिए जैकब की आयु को हम मान लेते, जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की क्या आयु को मान लेते हैं हम x, और उसके पुत्र की आयु को कम मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं कि कोई समीकरण बन जाए। अगर मानेंगे नहीं तो समीकरण भी नहीं ही बनेगा। हमने मान लिया, पहले मान लिया, हवाई बात नहीं करना, पहले मान लेना है कि जैकब कौन है, उसका पुत्र कौन है। अब लिखते हैं शर्तानुसार, चलिए शर्त समझ लेते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। चलिए 5 वर्ष बाद अगर देखा जाए, 5 वर्ष बाद, इतना आप देखें पहले, 5 वर्ष बाद तो जैकब की आयु कितनी है, x है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, y प्लस 5। मतलब 5 वर्ष बाद, यानी जो इसकी आयु है उसमें हम 5 जोड़ रहे हैं। अगर 5 वर्ष पहले कहता तो x माइनस 5 होता, y माइनस 5 होता, लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस 5 जोड़ेंगे इसमें और इसमें भी जोड़ेंगे। तो अब बस आपको शर्त समझना है कि 5 वर्ष बाद। तो देखिए ये जैकब की क्या है, वर्तमान आयु, आपको लिख लेना यहाँ पे, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु सब में लिख लेना है, वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु x है और पुत्र की उसकी वर्तमान आयु क्या है, y है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान से क्या हो जाएगी, 5 ज़्यादा ही तो होगी, और इसकी भी वर्तमान से 5 ज़्यादा होगी। तो ये पहले आपको समझ लेना, 5 वर्ष बाद इस तरीके से होगा। समझिए क्वेश्चन को, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये होगी और उसकी पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है, और उसकी पुत्र की आयु क्या होगी, y प्लस 5 ही तो होगी। जैसे जैकब की वर्तमान आयु x है और पुत्र की उसकी वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसमें 5 होगी, उसमें 5 ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, और उसके पुत्र में भी 5 ज़्यादा होगी। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 जो है y प्लस 5 की क्या है, 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद जो है इसके पुत्र की आयु इतनी होगी और इसकी आयु इतनी होगी। तो यही कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, ये जैकब की आयु है ना 5 वर्ष बाद की, और ये है उसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद की, क्या है उसके 3 गुनी, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। बस आपको सवाल समझ लेना है कि 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगी x प्लस 5 और 5 वर्ष बाद क्या होगी, उसके पुत्र की आयु होगी y प्लस 5। तो यही कह रहा है इसकी जो आयु है इससे क्या है, 3 गुनी है। बस आपको समझना है सवाल को, बस इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर, ये हो जाएगा 3y प्लस 5, यानी क्या हो जाएगी। अब इसको इस चर को इधर लो, अचर को उधर ले जाओ, तो x माइनस कितना, 3 पचे 15, 3y धन 3 पचे 15, तो x माइनस 3y बराबर ये क्या हो जाएगा 15 माइनस कितना 5। बस सवाल को आपको समझना है, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। लीजिए एक समीकरण बन गया। अब आपको एक समीकरण और बनाना है, बस सवाल लग गया। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। मैं अब समीकरण बना रहा हूँ, हल आपको ही करना है। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। अब बताइए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व।
तो 5 वर्ष पूर्व, जैसे वर्तमान आयु हमने x माना है तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x - 5 होगी, और उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y - 5 होगी। ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी, यानी इसकी जो आयु है इसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। बस इसको हल कर लीजिए, समीकरण हमारा बन गया। क्वेश्चन को केवल समझना है और कुछ खास नहीं है। 7 × 5 = 35, इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए इस y को इधर ले आते हैं, यानी चर को इधर ले आइए और जो अचर है इसको इधर ले जाइए। बस आपको इतना ही करना है। ये कितना है, माइनस का 35 है, और ये -5 आएगा इधर तो प्लस का 5 हो जाएगा। समझना है क्वेश्चन को। तो x - 7y बराबर -35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। बस आपको इसमें क्या कर देना, विलोपन विधि लगा देना। आपको भाषा लिख देना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और आपको हल करना पता ही है। हल करने पर मैंने बताया है विलोपन विधि कैसे लगती है। बस मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अब अगला सवाल नहीं हल करूँगा मैंने, क्योंकि मैं इसको विलोपन विधि को बता चुका हूँ। मैं बस क्वेश्चन को लगवा रहा हूँ, जो भाषा दिया उससे मैं समीकरण बना रहा हूँ। लगाना बस आपको ही रहेगा। चलिए इस तरीके से है। अब x - 7y है बराबर -30 है। बस आपको क्या कर लेना है, इसी को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ये प्लस प्लस है ना, यही तो गायब होगा, ये गायब नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। कटता वही है जिसके वैल्यू क्या हो, ये दो ये सेम है, तो यही गायब होगा। तो ये प्लस प्लस हो तो क्या होगा, घटाने पर होगा। बस आपको यही कर लेना है, ये क्या हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा। बस यहीं से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है और y की वैल्यू निकाल लेना है। अब मैं बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे निकाल चुका हूँ मैं। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो बस यही है, बस आपको क्या करना है, समझना केवल क्या है, ये भाषा दिया है, बस आपको यहाँ से एक समीकरण बनाना है और हल करना है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी लगाना आपको है। मैं पूरा हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय आपका बचे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ कि कैसे विलोपन विधि जो है वो लगती है। बस विलोपन विधि में आपको बता ही चुका हूँ, आपको सॉल्व भी करना है। चलिए अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आपको नूरी की आयु पहले मानना है और सोनू की आयु माना। चलिए माना, लिखना है भाषा। क्या भाषा लिखनी है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु नूरी की आयु कितनी है, नूरी की जो आयु है वो हमने क्या मान ली, x मान ली। वर्तमान आयु है ना, x मान ली। और सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, सॉरी वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, y मान ली। बस आपको शर्त अब देखना है, लिखता हूँ प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। शर्त को समझना है, लगाना आपको ही है। चलिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बस तो 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5, जो 5 वर्ष पूर्व सोनू की नूरू की आयु कितनी होगी, x - 5 होगी, और सोनू की आयु क्या होगी, y - 5 होगी। तो सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के क्या 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु इसके क्या थी, 3 गुनी थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हल कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है, हल कर लीजिए। अब इस चर को इधर ले आइए, अचर को उधर ले जाइए। भाई ये सॉल्व करने का फंडा होता है, लग गया। एक समीकरण हमारा बन गया, x - 3y बराबर कितना, -10। ये हो गया एक समीकरण, और हमको अब एक समीकरण और मिलेगा, क्योंकि एक समीकरण से तो कोई नियम लगेगा नहीं। चलिए द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार मैं समीकरण बना दे रहा हूँ, हल आपको करना है। 10 वर्ष पश्चात, यानी अगर बाद का कहे तो प्लस लगता है, नूरी की आयु। चलिए तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, x + 10 होगी। सोनू की आयु क्या होगी, y + 10 होगी। तो क्या कह रहा है समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी थी। ये सोनू की आयु है, इसके 2 गुनी थी। बस इसको भी हल कर लेना है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। ये कितना हो गया, 20 हो गया। चलिए चर वालों को इधर ले आइए और चर वाले को उधर ले जाइए। ये कितना हो जाएगा, 20, ये +10 है, इधर आएगा -10। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 बचा। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो नूरी की आयु और सोनू की आयु आ जाएगी। मैंने इसको हल करना बता दिया है, मैं हल नहीं करूँगा, अब इसको आपको ही करना है हल।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देख लीजिए, जो ये प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो बस इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, वीडियो को बहुत स्लो करके समझना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या के बारे में पूरा डिटेल्ड समझ लेते हैं। चलिए, बात हो रही 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो अगर हम बात करें 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे अगर हमने 22 लिखा तो ये क्या है, एक 2 अंकों की संख्या है। अगर हमने लिखा 222 तो ये क्या है, एक 3 अंकों की संख्या है। अगर लिखा हमने 2222 तो ये क्या है, 4 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या आप समझ गए। 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। 3 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है और सैकड़े का अंक होता है। इसमें क्या होता है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक और हजार का अंक। यानी कि बात क्या हुआ स्पष्ट कि 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि बात आ रही 2 अंकों की तो हमें इकाई और दहाई मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में इकाई का भी अंक होता है और दहाई का भी अंक होता है। चलिए मान लेता हूँ, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसको बहुत ध्यान से समझना, हमने x मान लिया, और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, y मान लिया। और अगर बात 3 अंकों की संख्या की होती तो हमें सैकड़े को अंक को भी मानना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों की बात हो रही तो इकाई और दहाई ही हमें मानना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना है। तो इसमें ये 2 अंकों की संख्या है 22, तो इसमें इकाई का भी अंक होगा, दहाई का भी अंक होगा। तो अगर हम 2 अंकों की संख्या को मैथ के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये मेरा 22, ये एक 2 अंकों की संख्या है, समझना है आपको बहुत ध्यान से। तो अगर इसको मैथ की भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, ये इकाई का अंक है ना, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2 नहीं है, 20 है। आपको समझना है ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x को कैसे माना जाएगा, जैसे अगर हम देखा जाए तो जो y है ये 2 है और ये क्या है, 20 के रूप में है ना। जैसे यहाँ पर ये 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 20 है, इसका मान कितना है, 200 है। तो ऐसा ही, तो अगर इसको हम मैथ के रूप में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, देख लीजिए। तो इसलिए अगर हम 2 अंकों की संख्या बनाएं, 2 अंकों की संख्या मैथ के रूप में, तो कैसे बनाएंगे बताइए। ऐसे 2 अंकों की संख्या 10y + x होगी कि नहीं होगी। हमने y के साथ में x क्यों लगाया, 10 क्यों लगाया, क्योंकि y जो है 2 नंबर पे है। अगर हमने x के साथ में 10 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x जो है वो इकाई के अंक पे। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, देख लीजिए यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 रखें, इसमें रख के देख लीजिए, तो 10 गुणे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, कितना आ गया मेरा, 22 आ गया कि नहीं आ गया। तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी 10y + x बनेगी। कितना बनेगी, 10y + x बनेगी। तो ये आपको समझना है। वहीं अगर हम 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करें, जैसे ये 111 है, ये 3 अंकों की संख्या है ना। तो अगर इसको हम मैथ की भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100z प्लस में 10y और प्लस में x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 3 नंबर पे है तो उसके साथ 0 मतलब 100, 3 नंबर वाला सैकड़ा होता है ना, 2 नंबर वाला क्या होता है, दहाई यानी 10 होता है, 1 नंबर में कुछ नहीं होता है। तो ये आपको संख्या समझना है कैसे बनी है। तो ये होती है 2 अंकों की संख्या। और अगर 3 अंकों की संख्या बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, 100 यानी इसको अगर x मानेंगे, इसको अगर y मानेंगे, इसको अगर z मानेंगे, तो ये ऐसा होगा 100z + 10y + x। बस आपको यही समझना है। ये समझ गए, क्वेश्चन जानो समझ लीजिए, लग गया। तो 2 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी। हमने y के साथ में 10 क्यों लगाया, क्योंकि y जो है वो दूसरे यानी दहाई अंक पे, इसलिए हमने 10 लगाया। और x क्यों है, 1 नंबर पे है ना, इकाई पे है, तो हमने इसके साथ में 10 नहीं लगाया। तो 2 अंकों की संख्या को मैथ के भाषा में हम इस तरीके से लिखते हैं, और 3 अंकों की संख्या को मैथ की भाषा में हम इस तरीके से लिखते हैं। बस आप बस ये क्वेश्चन समझ लीजिए, लग गया, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस समझ लीजिए। अब शर्तानुसार क्या कहता है, शर्तानुसार क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, बस आपको 2 अंकों की संख्या समझना है क्या। आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए आप समझ लेना बस, और कुछ बचा ही नहीं कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी 2 अंकों की एक संख्या ये क्या है, 10y + x है, एवं इसको पलटने पर जो बनी संख्या, इसको पलट दिया हमने तो क्या पलटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x
10x प्लस वाई। जैसे 10y प्लस एक्स था ना, तो अगर इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई का जो योग है वो कितना है, 66। ये सवाल कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स। हमने बताया दो अंकों की संख्या होती है 10y प्लस एक्स, तीन अंकों की संख्या क्या होती है 100z प्लस 10y प्लस एक्स, होती कि नहीं होती। इस तरीके से आपको समझना है, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है कि दो अंकों की संख्या आखिर का। अगर आपको यही नहीं समझ आएगा कि दो अंकों की संख्या क्या होती है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि दो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स, एम इसको पलटने पर तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई का जो योग है वो 66 है। अब इसको हल कर लीजिए तो देख लीजिए ये 10y है, ये y है, तो कितना हो गया। अब दो पहले x को लिख लीजिए, ये 10x और 1x कितना हो गया 11x हो गया, और ये क्या हो गया 11y हो गया, बराबर 66 हो गया। ये मेरी एक शर्त हो गई। अब दूसरा शर्त भी दिया होगा, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, यानी संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो दो अंकों की संख्या में कौन कौन सी संख्या है, एक x है एक y है। अब कह रहा है इनका जो अंतर है, यानी कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो दूसरा शब्द क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या का जो अंतर है, यानी जो x और ऋण y जो है वो कितना है, वो मेरा 2 है। ये समीकरण मेरा क्या बन गया 2 बन गया। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। बस आपको इन समीकरणों को बहुत अच्छे से समझ लेना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो बस यही क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या, इसको अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ये बना दिया मैंने। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए, तो ये हो गया। अब करना क्या है, विलोपन विधि लगा देनी। इसमें क्या कर देना, 11 से गुणा कर देना है, तो ये मेरा एक चर बराबर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर विलोपन विधि लगा देनी है। बस ये 11x प्लस 11y बराबर 66 है ना, 66, और इसमें 11 से गुणा कर दीजिए, 11x माइनस 11y बराबर कितना हो गया 22 हो गया। अब बस इसी में क्या कर देना, आपको विलोपन विधि लगा देनी है। कौन सी विधि, विलोपन विधि, और सवाल आपका लग जाएगा। बस कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगले प्रश्न को इसी टाइप से समझ लेते हैं। चलिए बस आपको समीकरण बनाना, समीकरण बन गया, समझ लीजिए सवाल लग गया। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए पहले हम अंश और हर मान लेते हैं, तभी तो सवाल लगेगा। ऐसे हवा हवाई में थोड़ा ना लगता है। माना, वही भाषा, माना अंश हमने मान लिया x, पहले मान लेते हैं फिर सवाल करते हैं, और हर हमने मान लिया y। तो इसलिए भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, अंश अगर x है हर अगर y, तो भिन्न क्या बन जाएगी x बटा y। क्यों, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो ये मेरी क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब सवाल को पढ़िए, अब शर्तानुसार चलते हैं। चलिए अब चलते हैं शर्तानुसार। चलिए शर्त को समझते हैं। समीकरण हमें बनाना है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, समीकरण बनाना। समीकरण बन गया, बस उसको हमें सॉल्व कर लेना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी ये मेरे क्या भिन्न है, x बटा वाई मेरी क्या है, एक भिन्न है। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। बस x प्लस वाई बराबर वाई ऋण 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब चर ये चर को इधर ले आइए और चर को उधर ले जाइए, तो x ऋण वाई बराबर -1 और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। यानी x ऋण वाई बराबर कितना आ गया, -2। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण भी आपको बना लेना है इसी से। अब लिखता हूँ द्वितीय शर्तानुसार। बस सवाल को समझ लेना, कुछ खास नहीं है। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो पहले भिन्न हमारी क्या, पहले ये भिन्न मेरी 1 है। अब शर्त को सुनिए, ये भिन्न है मेरी। अब कह रहा है इस भिन्न के हर में, अब दूसरा शब्द क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं कहा, सिर्फ हर में कहा। हर में कितना कर दें, 1 जोड़ दें। ये हर है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y + 1। चलिए अब चर को इधर ले आइए, तो 2x ऋण y बराबर 1। ये क्या बन गया मेरा, समीकरण नंबर 2 बन गया। बस एक इसको ये समीकरण बन गया मेरा, और एक ये समीकरण बन गया। अब इसी को विलोपन विधि लगाकर सॉल्व कर लेना है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि आपका समय बचे, क्योंकि मैंने सॉल्व कराना पीछे आपको बता ही दिया। बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाषा वाले सवाल हैं, इनको कैसे समीकरण में बदला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस सवाल लग गया, कुछ नहीं था। इसी तरीके से हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी वैसा ही है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। वही सेम क्वेश्चन है, तो आपको वही सेम तरीके से लगाना है। मान लेना, माना
क्या कर लेना, माना अंश बराबर हमने x मान लिया, हर बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, इसलिए भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटे हर। तो हर अंश मेरा कितना x है, हर मेरा कितना y, तो भिन्न हमारी क्या बन गई x बटा y। भाई ये शर्तानुसार चलना है। अब जो कह रहा है बस शर्त से हमें क्या कर लेना, एक समीकरण बना लेना है। क्या कर लेना है, एक समीकरण बना लेना और कुछ नहीं करना। चलिए समीकरण बना लेते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी ये मेरी क्या है, भिन्न है। अब इसमें अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें तो वो कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। बस इसी को हल कर लेना, 9/11 हो जाती है। इसको ऐसे ये हो जाएगा 11 x धन 2, यह हो जाएगा 9 y + 2। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से मेरा एक समीकरण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये 11x हो जाएगा धन कितना 22। इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो एक समीकरण ये हमारा बन गया। अब चलिए दूसरा समीकरण यहाँ से मिल जाएगा, लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी अगर अंश ये पूरे भिन्न है, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो वो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, दूसरा समीकरण मिल जाएगा, यानी 6x धन 3। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। y इस तरीके से ये हो जाएगा 6x धन 6 त्रिका 18 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 5y धन 5 त्रिका 15 हो जाएगा। चर वाले को एक साइड ले जाइए और अचर वाले को एक साइड। ये x y चर होते हैं, तो 6x - 5y हो गया, वही हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये +18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये समीकरण 2 हो गया। और उधर ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ से ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 इसको सॉल्व करेंगे जो मिल जाएगा, और इसको जो सॉल्व करेंगे जो मिल जाएगा, बस इसी को क्या कर लेना है, विलोपन विधि लगाकर हल कर लेना। विलोपन विधि मैं बता चुका हूँ, मैं लगाऊंगा नहीं, मैं आपका समय बचा रहा हूँ। मैंने पूरा मेथड ही बता दिया कैसे लगता है प्रीवियस वीडियो में, बस आपको देख लेना है। तो ये हो गया। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है, 2 संख्याओं का अंतर है ना, तो चलिए पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या। 2 संख्याओं की बात हो रही है कि 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। चलिए मान लिया मैंने, माना पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। क्या मान ली, y मान ली। अब देखते हैं शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। यानी एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो 2 संख्या यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका जो अंतर यानी जो घटाव है वो कितना है, 26 है। समीकरण नंबर 1, ये मेरा एक शर्त हो गया। देख लीजिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एंड इसमें जो एक संख्या यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या y की क्या है, 3 गुनी है। लीजिए ये x की वैल्यू ही मुझे दिया हुआ है। अब क्या करना है, x का मान उठा के इसमें डाल देना है तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। लिखना है x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा x ऋण y बराबर 26, x की वैल्यू 3y है, 3y - y बराबर 26, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 यानी 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई। अब उठा के इसको इसमें डाल देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को देखा। तो अब हम बात करते हैं इसका समरी क्या रहा, सारांश क्या रहा। तो सारांश ये रहा, सारांश के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। समरी क्या रही, समरी यही रही कि जब इस तरीके के प्रश्न आपको दिखें तो क्या करना है, ये भाषा वाले सवाल हैं, इनको आपको सबसे पहले क्या करना है, भाषा वाले सवाल को सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, समीकरण में क्या कर लेना है, बदल लेना है। और जब समीकरण में बदल लेंगे तो वहाँ पे कोई विधि लगा देना है, विधि 3 विधियाँ हैं, और उससे क्या कर लेंगे, हम चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बेसिकली चर का मान ही निकालना रहता है। तो चर का मान कैसे निकलेगा भाषा वाले सवाल में, उनको पहले हम समीकरण में बदल लेंगे। तो यही खेल है। और सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ये आपको आनी ही चाहिए और ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो मैं पिछले वीडियो का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने पूरा जो है बता रखा है विलोपन विधि। तो सारा विलोपन विधि का ही खेल होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।